दूसरी बात यह है कि जो यूएस एड बंद हो गई, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, ऑयल दुनिया में वो कह रहे हैं कि कीमतें कम करो, नहीं कम करोगे तो सस्ता ऑयल अमेरिका का आ रहा है, वो कीमतें खुद ब खुद कम करनी पड़ेंगी। यूरोप को अगर ये मुल्क तेल देते हैं, अमेरिका कह रहा है हमारा तेल लो, तो ये मुल्क जो है ये फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, जो वेनेजुएला हो या रशिया हो या बाकी, इनका ऑयल कहाँ जाएगा? रशिया अपना ऑयल इंडिया को देता है, पाकिस्तान को देता है, तो एक नया इशू, मतलब अब ये एक नया चेस बोर्ड है जिसमें सारे मुल्कों ने सोचना है। इसीलिए गालिबन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के वो चाइना जा रहे हैं और वहां जाकर वो डिस्कस करेंगे, इसको कैसे देखता है इंडिया, ये भी देखना है, अमेरिका कैसे देखता है इसको, ये भी देखना है। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरी बात है वो इसराइल के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां पे जो 4 खवातीन हैं उनको रिहा किया है हमास ने, और वो चारों खवातीन जो हैं, करीना अरेव और डेलिना गिल्बो और नेमा लेवी और ये चौथी जो है लिरी एल्बाग इनका नाम है, ये चारों जो हैं ये इसराइल की फौज की हैं। इससे पहले जो 3 खवातीन जिनको रिहा किया गया था वो सिविलियंस थी, ये चारों जो हैं ये इसराइल की फौज की हैं, और इनके बदले में वो जो 3 रिहा हुई थी तो उनके बदले में 90 फलस्तीनी कैदी रिहा हुए थे जी। ये जो 4 रिहा हुई हैं इनके बदले 200 फलस्तीनी कैदी इसराइल की जेलों से रिहा हुए हैं, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे जो फलस्तीनी कैदी हैं जो कि इसराइली जेलों से रिहा हुए हैं, जो कि फौरी तौर पे कुछ तो रहेंगे वहां पे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उन 200 में से 70 को फौरी तौर पे या अगले 24 घंटों में दूसरे मुल्कों में भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उनको नहीं लेना चाह रहे, लेकिन अमेरिका की तरफ से बात आई है तो वो बस उन्होंने हाँ कर दी है। लेकिन ये है कि वो जाहिर है अमेरिका में तो नहीं सेटल होंगे ना, अमेरिका ने तो अफगान जो यहाँ पे काम कर रहे थे उनके सीआईए के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो भी बेचारे जो ट्रांसलेटर्स थे कुछ थे जो भी थे उनको भी डंप कर दिया अफगान, वो पाकिस्तान में बैठा है, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, वो एक रौला पड़ा हुआ है। लेकिन मैं उससे सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इसी तरह से सऊदी अरेबिया या कतर या टर्की या मिस्र या जो भी जितने भी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, इंडोनेशिया, बाकी, क्या ये सारे मुल्क उन लोगों को लेके उनकी सिक्योरिटी, यानी एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फिर उसके बाद उनकी सिक्योरिटी के मुसाद इनको हिट ना कर दें यहाँ पे आके? तो ये भी जनाब उसमें से 70 लोगों के बारे में ये है कि इनको दूसरे मुल्कों में आज ही भेज दिया जाएगा। उसमें अच्छा, उसमें एक ऐसे हैं उसमें, ये नहीं, अब आप देखें कि वो 1985 में वो गिरफ्तार हुए थे, और वो जो है मोहम्मद ओनस जो है, तो 1985 में गिरफ्तार हुए, 40 साल के बाद वो रिहा हुए हैं। 1985 से आप 95 और उसके बाद आप 5 और 15 और 25, 40 साल के बाद वो रिहा हुए हैं, और 40 साल के बाद रिहा होते ही उनको अपने बजाय इसके कि वो घर में या अपने इलाके में अपने टाइम गुजारे, उनको किसी तीसरे मुल्क भेजा जा रहा है। और मैं जाहिर है नाम मुल्क का नहीं बताऊंगा, वो खुद ही उनकी तरफ से अनलेस अनाउंस हो जाए कि किस कैदी को किस मुल्क में भेजा जा रहा है, लेकिन ये है कि वो उनको भेजा जा रहा है और वो वहां पे यकीनन एक हाई सिक्योरिटी उसमें रहेंगे, आजाद होंगे, लेकिन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनकी कब शुरू होती हैं क्या वो आने वाले दिनों में वाजे होगा। लेकिन 70 लोग ऐसे हैं जो अगले 24 घंटों में रिहा होते ही दूसरे मुल्कों को फ्लाई कर जाएंगे। उसमें अच्छा ये भी यूरोप को भी आप इंक्लूड ना करें, यूरोप के उसमें ममालिक भी हैं। एनीवे, ये हो गई दूसरी बात। और उसमें से 200, अच्छा एक फैमिली ऐसी है जिसमें एक फलस्तीनी फैमिली, उसमें 4 बेटे और वालदा, तो वालदा हयात थी और 3 बेटे जो हैं वो कोई पिछले कई सालों से 10 से ज्यादा सालों से 3 जो भाई हैं वो जेल में थे, वो रिहा हो गए आज। चौथा जो भाई है वो उसकी कैंसर से डेथ हो गई, तो फलस्तीनी ये जो कैदी रिहा हुए हैं, तो तीनों भाई जो हैं वो आज रिहा होंगे, और रिहा होते ही वो अपनी वालदा से मिलेंगे कई सालों के बाद। मेरा ख्याल है एक कोई 15 साल बाद मिलेगा, एक कोई 18 साल बाद मिलेगा, एक कोई 19 साल बाद मिलेगा। उनकी वालदा बहुत ज़ईफ हैं, और उसके साथ ही वो तीनों को फौरी तौर पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी वो अपनी वालदा के पास रमाला में नहीं रह पाएंगे। इसी तरह से तो ये जो
फ़लस्तीनी रिहा हो रहे हैं, ये साथ ही इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो डिपोर्ट भी हो रहे हैं। और तैयारी हो रही है कि जो स्टीव विटकॉफ हैं ये एंटर होंगे इंस्पेक्शन टीम के साथ आने वाले हफ्ते में। किसी भी वक्त मशरिक़ वस्ता वापस आ जाएंगे और यहाँ से फिर सऊदी अरेबिया से इसराइल और इसराइल से गजा में एंटर होंगे। और जाहिर है वहाँ पे नेतन्याहू बहुत थ्रोन अंडर द बस वाली सूरत हो गई है, उसकी भी ज़ेलेंस्की वाली, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहली दफा जवाब दिया है और बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। उन्होंने कहा है कि मैं मुलाकात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, एनी टाइम। ये प्रेसिडेंट पुतिन का रिस्पॉन्स आया पहली दफा प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत सारी जो गुफ्तगू हो रही थी उसके जवाब में। और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि मैं बिल्कुल मिलने को तैयार हूं, लेकिन इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात बहुत अच्छी बात की, मैं इत्मीनान करता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि अगर ज़ेलेंस्की अगर प्रेसिडेंट ट्रंप 2020 में इलेक्ट हो जाते, री इलेक्ट हो जाते दोबारा, तो ये जंग कभी शुरू ना होती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है प्रेसिडेंट पुतिन ने। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ट्रंप, ये जंग बिल्कुल शुरू ना होती। और ये जंग इसलिए शुरू हुई कि एक फजूल किस्म की करप्ट किस्म की एक बाइडेन इंतजामिया आ गई थी, और वो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो जंगे शुरू करना चाहता था, और ये ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चाहता था नेटो की, और उन्होंने फोर्स किया, मजबूर किया, बहुत से मुल्कों को प्रेशर डाला। वो नहीं आना चाहते थे नेटो में, लेकिन उनको नेटो का हिस्सा बनाया और वहां पे बेसिस कायम की। और साथ ही पुतिन ने ये भी कहा कि मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से अमेरिका जो है वो अपनी फौजें भी कम कर रहा है, और यूरोप को जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ अपनी मुलाकात का। वो मुलाकात, मेरा अपना अंदाजा ये है कि एक मुलाकात की एक डेट, टेंटेटिव डेट रशियंस और अमेरिकन यानी ट्रंप टीम और जो रशियंस की टीम है उनके दरमियान तय हो गई है, टेंटेटिव डेट। लेकिन उसको भी यहाँ पे, और वो जल्द होगी, वो उसमें ताखीर नहीं होगी। तो अब उस मीटिंग के नतीजे में क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उस मीटिंग के फौरन बाद प्रेसिडेंट ट्रंप शी जिनपिंग से भी मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये सारी कि देखें जो सैंक्शंस लगी रशिया पे, रशिया उसको बर्दाश्त कर गया। जो सैंक्शंस या जो बातें यूरोप से हो रही हैं, ये जो बातें अब बाकी मुल्कों से हो रही हैं, ये मुल्क कैसे उसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने, मैंने आपसे कहा ना कि 1 ट्रिलियन के साथ सऊदी अरेबिया ने तो उसका वो एक होता है ना ओपनिंग वो जब होता है ना, वो नीलामी होती है किसी जगह, तो पहला आदमी बोली लगा देता है, वो जो बोली लगाता है उससे ऊपर ही होती है बोली। तो पहली बात ही अगर 1 ट्रिलियन से हुई है, तो दूसरा आएगा तो क्या कहेगा कि मैं यहाँ पे मतलब 250-500 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो जो भी आएगा तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप तो कहेंगे ना, देखो लुक हाउ गुड सऊदीज आर, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन। अच्छा, अब मसला ये है कि $1 ट्रिलियन जो है वो तो, अच्छा अमेरिका ऑयल नहीं ले रहा, ये देखें ना, अमेरिका कह रहा है साथ ही में हम अपना ऑयल पूरी दुनिया में फैला देंगे। तो भाई अमेरिका जब अपना ऑयल फैला देगा तो ऑयल अमेरिका नहीं लेगा, तो अमेरिका साथ ही कह रहा है हमारा ऑयल लो, वरना सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ, टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ यूरोप से, हमारा ऑयल लो, वरना हम तुम्हें क्यों डिफेंड करेंगे रशिया से। अब मसला ये है कि जो और $500 बिलियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टारगेट प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो यूरोप के कई मुल्क हैं और बाकी मुल्क, तो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है ना, कि उन्होंने, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन्होंने सबसे बड़ा जो अपना प्रोजेक्ट अनाउंस किया है वो 1.5 बिलियन यूरोस का। यहाँ पे बात, एक ही प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, हो सकता है आगे और हो जाए, वो $500 बिलियन, 500 बिलियन बमुकाबला 1.5 बिलियन, ये मतलब कोई मैच नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, कि यहां पर अगला गेम क्या है। अच्छा, अगला गेम जो है उसमें यह है, अच्छा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेडी वेंस का जो वोट है वो तारीखी वोट है, वो याद रखा जाएगा, क्योंकि अगर उनका वोट बिल्कुल 50-50 पे अटक गया था, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पैटी हेग्सेथ, उनकी जो कंफर्मेशन है वो सिर्फ जेडी वेंस ने अपना वोट कास्ट किया तो वो 51-50 पे से वो सेक्रेटरी डिफेंस आ गए, और कल वो सुबह जो है वो अपना हलफ उठा लेंगे बतौर सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका, यानी सेक्रेटरी स्टेट मौजूद है, अब सेक्रेटरी डिफेंस,
यानी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस तेजी के साथ और फैसले और सारा कुछ तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन वो शौक़ हो है पूरी दुनिया में। मैंने आपसे कहा कि ये जो बात यूरोप से हो रही है और ये बात जो सऊदी अरेबिया ने की है, तो अब सऊदी अरेबिया अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो फिर वो जो चाइना के बैंक में इन्वेस्टमेंट थी और जो ब्रिक्स का जो $D है वो सऊदी अरेबिया कैसे बैलेंस करेगा? और जो ब्रिक्स ममालिक हैं, क्या वो ये जो टैरिफ्स और ये सारे मामला जो अमेरिका कह रहा है कि हम ब्रिक्स के ऊपर ममालिक के ऊपर या जो ब्रिक्स, तो ये कैसे उससे निकल पाएंगे? और उसके बाद जो है वो चाइना किस तरह से आगे बढ़ेगा? चाइना ने ये तो ऐलान कर दिया है कि हम WHO को बंद नहीं होने देंगे और WHO को हम आगे चलाएंगे, लेकिन ये कि क्या ये दूसरा जो ब्लॉक है, क्योंकि ये एकदम से वहां से जो यूरोप का मैसेज आया है, अच्छा पुतिन ये जंग जो खत्म होगी, अब ये भी सवाल है, ये जंग खत्म अगर होती है जो कि होने जा रही है, ज़ेलेंस्की तो थ्रोन अंडर था, बस इसका फायदा देखिए, इसका तो निरा नुकसान, पहला तो सबसे बड़ा इसका नुकसान होने जा रहा है यूरोप को, जो कि इस बेकार की जंग में उलझे और वहां रेफ्यूजीज आए, उन्होंने वेपन्स लिए, उसके बाद ना सिर्फ ये कि वो जंग में उनका पैसा जाया हुआ और बहुत कुछ हुआ, बल्कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि आगे नेटो में भी 5% पैसा आपने डालना है, यानी यूरोप में बेरोजगारी बढ़ने जा रही है। बरतानिया ने इसीलिए कहा है कि हमें यूरोप से अलग समझें और अलग हमारे साथ अमेरिका डील करे, लेकिन अमेरिका तो वैसे ही जो लेबर गवर्नमेंट है उसके बारे में अपने कमेंट्स दे चुका है। तो वहां सेन्सबरी से अभी मेरे ख्याल से एक ही पहली अनाउंसमेंट हुई है कि सेन्सबरी से 3000 नौकरियां खत्म उन्होंने करने का ऐलान कर दिया। बाकी अब आने वाले दिनों में किस तरह यूरोप में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर यूरोप ने अमेरिका का ऑयल भी लेना है और अमेरिका की जगह वो सऊदी अरेबिया कतर से ऑयल नहीं लेते, तो फिर उसके बाद जो है वो अमेरिका उन पर टैरिफ डालेगा, तो फिर ये मुल्क जो है, यानी साथ ही वो अमेरिका कह रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, वरना ये कि टैरिफ आएंगे और नेटो का पैसा भी बढ़ाओ, तो वो अपना पैसा कैसे रेज करेंगे? और साथ ही ये कि जो मैंने कहा ना, पहली बोली लगा दी सऊदी अरेबिया ने $1 ट्रिलियन के साथ, $250 बिलियन साल के, अब 365 दिन है, तो ये रोज के 250 बिलियन अगर साल के हैं, तो मुझे नहीं पता रोज के कितने बिलियन बनते हैं 12। अब इसमें आप आगे चलें तो ये जो है वो वहां पे फायर हो रहे हैं लोग धड़ाधड़, जो डीप स्टेट है वो धड़ाधड़ फायर हो रही है, और फायर हो रही है डीप स्टेट धड़ाधड़। उसमें से 12 जो इंस्पेक्टर जनरल्स थे वो रात को ट्रंप ने उनको कल फायर कर दिया, रात को फायर हो रहे हैं लोग, ठीक है। और जिनको बाइडेन दे गए थे, पार्डन कर गए थे, ट्रंप ने उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, यानी डॉक्टर फॉसी जो हैं, एंथनी फॉसी, जो कि ये कोविड के जमाने में जिन्होंने पूरा वो बनाया था पूरा, तो वो जो डॉक्टर फॉसी हैं उनकी तो ले ली, वो जो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, उनकी वापस ले ली, और साथ जो उसके बाकी लोग हैं, मार्क मिले और बाकी शख्सियात भी, वो भी खतरनाक हद तक इस वक्त अंडर स्क्रूटिनी है। उनसे बात हो रही है, कुछ लोगों के बारे में ये चला है कि उनके लैपटॉप्स, उनके घर के जो भी डॉक्यूमेंट थे, या वो जो फाइल साइन करते रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में या वो पेंटागन में या बाकी सारे प्रोजेक्ट्स, और JFK की फाइल, और अगर मार्टिन लूथर किंग की फाइल, ये तो है ना जो पब्लिक में अनाउंस की है, जिनको लोग जानते हैं, लेकिन बाकी जो कवर्ड ऑपरेशंस हैं CIA के और बाकी, उनको वो पहले देखें, ये जो AI के लोग हैं, इनके भी ये डेटा के लोग हैं, ओरेकल जो है ये डेटा, सब ये सारा काम ही डेटा पे जी, तो डेटा से बात ये है कि जी फाइल्स और नंबर्स और डेटा और डी क्लास तो ऑलरेडी इनके पास है। अब ये कि वो जो नई चीजें हैं वो चीजें उन्होंने उठानी है, प्रूफ्स लेने हैं, और साथ ही फिर मुल्कों से उन्होंने बात करनी है कि भाई ये ऐसे हिसाब किताब है, ये सऊदी अरेबिया ऐसे कर रहा है या सऊदी अरेबिया मजीद करेगा, और सऊदी अरेबिया फिर चाइना के साथ कैसे बैलेंस, और UAE तो ब्रिक्स का मेंबर है, तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, थाईलैंड बन चुका है, इंडिया ऑलरेडी है फाउंडिंग मेंबर, तो ये मुल्क कैसे बैलेंस करते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं चाइना, तो वो चाइना में जाके क्या बात करेंगे और चाइना उनसे क्या बात करेगा।